Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the John-Toller distortion in stereochemistry. So, John-Toller distortion में क्या है कि इसमें कहा गया है कि स्टेबिलिटी और डीजेनरेसी किसी भी नॉन लीनियर सिस्टम में एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकती. स्टेबिलिटी एंड डीजेनरेसी और नॉन लीनियर सिस्टम की बात है, ठीक है, कि नॉन लीनियर सिस्टम में स्टेबिलिटी और डीजेनरेसी दोनों एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं करेंगी. दिस इज़ अ जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन. और इसमें एक ये भी है कि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है या जो भी आपका नॉन लीनियर सिस्टम है वो क्या करता है कि वो आपके उसमें जब डिस्टॉर्शन होती है तो उससे आपकी सिमेट्री, आपके सिस्टम की सिमेट्री और जो भी एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है. अब सिमेट्री, डीजेनरेसी, स्टेबिलिटी, एनर्जी, जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन या जो भी इसकी स्टेटमेंट है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है. तो ओके, सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं. अच्छा, डीजेनरेसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डीजेनरेसी ये होता है क्योंकि देखें जैसे डी के ऑर्बिटल्स होते हैं ना 5, 1 2 3 4 5, तो वो जब ऐसे होते हैं तो हम कहते हैं कि इस वक्त डीजेनरेट है, ठीक है. लेकिन जब वो ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं तो तब वो डीजेनरेट नहीं रहते. तो डीजेनरेसी का मतलब ये है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है. और सिमेट्री ये होती है कि आपके इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं. ये आपको मैं बताती हूँ, ठीक है. अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें आपके मेटल के पास 6 लिगेंड्स आते हैं इस तरह, ठीक है, एक इधर और ऐसे 6 लिगेंड्स आपके पास आते हैं. अब जो ऑक्टाहेड्रल है वो आपके पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम भी हो सकता है और आपके पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सिस्टम भी हो सकता है. अगर मैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम की बात करूं तो उसमें क्या होगा. अब एक चीज़ यहाँ पे ये जो दो हैं, ये जो दो पोजीशंस हैं इन्हें आप कहते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है. इधर जो लिगेंड्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं ये लिगेंड एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं, ओके. और ये जो पोजीशंस हैं दिस वन, दिस दिस दिस, जिसे मैंने ई से शो किया हुआ है, इसे हम कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशंस. यानी एक ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में आपके पास दो पोजीशंस या दो बॉन्ड लेंथ ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं एक्सियल, ठीक है. ये दो आमने सामने वाली, ये वाली, ठीक है. और 4 पोजीशन ऐसी होती हैं जो इक्विटोरियल होती हैं, ठीक है. और उनकी जो लेंथ है उन्हें हम कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ. जब आपके पास बिल्कुल रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होगा तो उस केस में क्या होता है कि आपकी एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, ठीक है. ऐसे नहीं कि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, नो. अगर ये 2 सेंटीमीटर है फर्ज कर ले तो ये भी 2 सेंटीमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, ठीक है. यानी एक्सियल में सॉरी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल होती है. इसे आप कहते हैं परफेक्ट. यानी जो आपके पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है उसमें क्या होगा कि आपके पास बिल्कुल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप आएगी और उसमें जितने जो भी लिगेंड्स आपके पास आएंगे वो सेम आएंगे, ठीक है. यानी ऑब्वियसली सेम लिगेंड्स आएंगे तो एक जैसा इफेक्ट शो करेंगे ना. जैसे एक मेटल है और उसके पास मैं कहती हूँ 6 अमोनिया आ गए, तो यहाँ पे जो आपके पास ज्योमेट्री बनेगी वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी, ओके. तो इस केस में किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होगी. अब और इस केस में क्या होता है कि जो किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होगी, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में डिस्टॉर्शन आ जाए जिसे आप जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन का नाम दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, ओके. अब ये देखें
अब जो डिस्टॉर्शन है उसमें एलोंगेशन भी हो सकती है और उसमें कंप्रेशन भी हो सकती है। यानी आपकी जो डिस्टॉर्शन है वो एलोंगेटेड फॉर्म में भी हो सकती है और कंप्रेस्ड फॉर्म में भी हो सकती है। अब एलोंगेशन का क्या मतलब है और इसमें ऐसा क्या होता है, तो ये देखें, एलोंगेशन में क्या होता है कि आपकी जो एक्सियल पोजीशंस है ना, एक्सियल पोजीशन वाले जो लिगेंड्स है ना, वो क्या करते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और जो इक्विटोरियल वाले हैं उनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सियल पोजीशन पे जो लिगेंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो अवे मूव कर जाते हैं अपनी एक्सिस से अवे, ठीक है। तो इसमें फिर इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा शो किया हुआ है कि इंक्रीज है और इसकी कम है। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि डबल हो जाए, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इस तरह। बस एलोगेशन में होता क्या है कि आपकी जो एक्सियल पोजीशंस हैं, एक्सियल पोजीशन पे जो लिगेंड्स आते हैं वो मेटल से अवे मूव कर जाते हैं, अवे, ठीक है। और एलोंगेशन कंप्रेशन में क्या होगा कि इसमें आपकी जो इक्विटोरियल पोजीशंस है ना, ये वाली इक्विटोरियल पोजीशंस, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है और जो एक्सियल वाले हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। यानी एक्सियल वाले क्या करते हैं, वो मेटल के करीब आ जाते हैं। जब वो मेटल के ज़्यादा करीब आएंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि एक्सियल वाले मेटल से दूर चले जाते हैं, इक्वेटोरियल अपनी जगह पे रहते हैं। इसमें भी इक्वेटोरियल अपनी जगह पे ही रहेंगे। दोनों केसेस में जो एक्सियल पे मौजूद लिगेंड्स हैं वही अपना इफेक्ट शो करेंगे। अगर एक्सियल वाले सेंट्रल मेटल एटम से दूर चले जाएंगे तो फिर एलोंगेशन होगी। अगर एक्सियल वाले सेंट्रल मेटल एटम के करीब आएंगे तो कंप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यानी आपने इक्वेटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपने एक्सियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो इसलिए एलोंगेशन में हम ये बात करते हैं कि एक्सियल है जो, उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है और इक्वेटोरियल की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना उसकी निस्बत। और कंप्रेशन में क्या होता है कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, किसकी निस्बत, इक्वेटोरियल अपनी जगह पे रहता है, ठीक है, लेकिन एक्सियल जो है मेटल के ज़्यादा करीब आएगा तो फिर उसकी बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आपके पास कब होगा, जब मैंने रेगुलर ऑक्टाहेड्रल की बात की है तो उसमें मैंने कहा है कि जब आपके पास एक जैसे लिगेंड्स आएंगे, ठीक है। ये मेटल, एम फॉर मेटल के पास, ए फॉर लिगेंड्स, ठीक है। देखें मेटल के पास 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल केस में 6 लिगेंड आते हैं ना। तो मेटल के पास सेम A6 मतलब ए 6 दफ़ा ए, मतलब 6 लिगेंड एक जैसे आ रहे हैं। जब आपके पास एलोंगेशन या कंप्रेशन होगी यानी डिस्टॉर्शन होगी तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपके पास MA4B2, इसका मतलब है 4 लिगेंड एक जैसे और 2 लिगेंड डिफरेंट टाइप के। तो फिर अब देखना पड़ेगा कि आपके 4 लिगेंड वीक हैं, ये 2 लिगेंड वीक हैं, 4 लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये 2 लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो यानी इस केस में आपके पास 4 एक जैसे होंगे और 2 डिफरेंट किस्म के। जो 2 डिफरेंट होंगे वही इस चीज़ का डिसाइड करेंगे कि आपके पास एलोंगेशन होगी या कंप्रेशन होगी। तो देखें अगर A4 है जो, इसका मतलब यही है ना कि वो चारों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आएंगे और B2 मतलब ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे आएंगे। अगर इन MA4B2 में, ठीक है, ये 6 लिगेंड बनते हैं ना, 4 ए वाले और 2 ये वाले, 4 2 6। अब अगर आपके पास 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं, ठीक है, और 2 वीक लिगेंड आते हैं, जो 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लग जाएंगे, ठीक है। और जो 4 लिगेंड है वो मेटल के साथ ज़्यादा अपनी अट्रैक्शन शो करेंगे, ओके। तो क्या होगा, मेटल को रिपल्शन फील कराएंगे। तो जो 2 वीक लिगेंड है वो क्या करते हैं, वो मेटल से अवे मूव करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब एलोगेशन की हम बात करते हैं तो इसमें हमने कहा था कि जो एक्सियल पोजीशन है वो मेटल से अवे जाती है, ठीक है। तो फिर यानी जब आपके पास 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे और 2 वीक लिगेंड होंगे तो उस टाइम आपके पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में एलोगेशन का केस होगा।
जैसे ये एग्जांपल, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है आपके पास और इसके पास 4 अमोनिया और 2 वाटर। तो इसमें 4 अमोनिया स्ट्रॉन्ग है और वाटर इज़ अ वीक लिगेंड। तो इसको आप देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या होगी, एलोंगेशन। ठीक है। और इसी तरह जब आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और 4 वीक लिगेंड आएंगे, तो जो 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मेटल के करीब जाना है। ठीक है। तो मेटल के करीब ये जो 2 हैं ये एक्सियल पोजीशंस वाले हैं और 4 जो एक जैसे होंगे उन्होंने तो इक्वेटोरियल पे लगना है, वो तो लग गए इक्वेटोरियल पे। अब ये जो 2 स्ट्रॉन्ग है ये डिसाइड करेंगे कि एलोंगेशन होगी कि कंप्रेशन। तो 2 स्ट्रॉन्ग है ना, तो यानी ये मेटल के करीब आएंगे। तो जब ये एक्सियल पोजीशन मेटल के करीब आ जाती है तो फिर आपके पास कंप्रेशन हो जाती है। तो फिर क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगी। ठीक है। जैसे ये देखें यहाँ पे भी मैंने कोबाल्ट लिया, लेकिन अब मैंने 4 वाटर ले लिए, 4 वीक लिगेंड और 2 अमोनिया, 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो क्या होगा इस केस में, आपके पास कंप्रेशन होगी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ट्रांसलिगेंड्स ऑन जी एक्सिस मूव अवे फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये वाले हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम से दूर दूर जाते हैं। ठीक है। जी एक्सिस वाले ये सेंट्रल मेटल एटम से अवे मूव करेंगे। यस। फिर जब ये अवे मूव कर जाते हैं ना, तो फिर डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है। असल में जब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल या रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें डीजेनरेसी भी बरकरार रहती है आपकी, और आपका सिस्टम सिमेट्रिकल भी रहता है। ठीक है। और वो स्टेबल भी रहता है। ये देखें ना, यहाँ पे जब आपके पास ये मेटल है सेंट्रल मेटल और इसमें 6 की 6 बॉन्ड लेंथ एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में इक्वल है, तो इसमें किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होगी। ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, सिस्टम अपनी जगह पे स्टेबल है। ठीक है। और डीजनरेट है सबका सब। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो एक्सियल है वो मेटल से अवे मूव कर गई है। जब वो अवे मूव कर जाएंगे तो डीजनरेसी तो ब्रेक हो गई। ठीक है। डीजनरेसी ब्रेक हो गई। और असल में क्या होता है कि इसमें जो जी कंपोनेंट है ना, ऐसे ऑर्बिटल जिनके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद है वो डीस्टेबलाइज कर देते हैं सिस्टम को, वो डीजनरेसी को भी ब्रेक कर देते हैं और सिस्टम उसकी वजह से डीस्टेबलाइज यानी स्टेबल नहीं रहता। और जो ऑर्बिटल्स विदाउट जी कंपोनेंट है, जिनके अंदर जी कंपोनेंट नहीं है, वो क्या होता है, वो कैसे सिस्टम को डीस्टेबलाइज करते हैं, वो हाई एनर्जी यानी उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर देते हैं। अब ये एलोगेशन के केस में है। ठीक है। अब अगर मैं कंप्रेशन की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ट्रांसलिगेंट्स थे जो जी वाले थे वो सेंट्रल मेटल से अवे मूव कर जाते थे ना, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आते हैं। ठीक है ना। इसी वजह से जो एक्सियल वाले होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और इसमें फिर इसमें भी डीजनरेसी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि उन्हें ना अवे जाना चाहिए ना टुवर्ड जाना चाहिए, बल्कि अपनी जगह पे रहना चाहिए था। तो इसमें भी डीजनरेसी ब्रेक हो जाएगी। इसमें मैंने कहा कि जो जी कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ना कम हो जाती है। ठीक है। और इसमें जो जी कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, वो हाई एनर्जी में चले जाते हैं और वो फिर सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। और जिन ऑर्बिटल्स में जी कंपोनेंट नहीं है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो अब ये देखें यहाँ पे ये T2G, ठीक है, और ये EG, ये आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल केस की बात है। ठीक है। यानी अभी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल केस। लेकिन एलोगेशन में मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि एलोगेशन में क्या होगा कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। और वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देंगे। ये देखें इसमें DXY है, इसमें जी कंपोनेंट मौजूद नहीं है। ये DYZ है, यस, इसमें जी कंपोनेंट मौजूद है। ये DZX है, इस ऑर्बिटल में भी जी कंपोनेंट मौजूद है। ये DX2Y2 है, इसमें जी कंपोनेंट मौजूद नहीं है। ये DZ2 है, इसमें जी कंपोनेंट मौजूद है।
तो हमने कहा है कि एलोगेशन में क्या होता है कि जो जी ऐसे ऑर्बिटल जिनके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और जो ऑर्बिटल विदाउट जी कंपोनेंट है उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखें, अब इसमें ये जो दो हैं डी वाई जी और डी जी एक्स, इनके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद है। तो जिस एलोगेशन के केस में जिसके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद होगा उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये देखें, ये दोनों नीचे आ गए, डी वाई जी और डी जी एक्स, ये नीचे आ गए, ठीक है। और जो डी एक्स वाला डी एक्स वाई है जिसके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद नहीं है वो ऊपर चला गया एनर्जी में, ठीक है। ये इसकी स्प्लिटिंग हो गई है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और इसमें देखें डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जी स्केयर है ना, तो इसमें जी कंपोनेंट किस में मौजूद है, जी स्केयर वाले में, तो वो देखें वो एनर्जी में नीचे आ गया। और एक्स स्केयर वाई स्केयर वाला जिसके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद नहीं है वो एनर्जी में ऊपर चला गया। तो ये बेसिकली आपके पास एलोगेशन की डायग्राम है, ठीक है। इसमें एलोगेशन हो गई है, डिस्टॉर्शन हो गई है, और डिस्टॉर्शन में दो कैटेगरीज है, एलोगेशन होती है, यहाँ कंप्रेशन होती है, तो इसमें एलोगेशन हो गई है। यानी होगा क्या सिंपली कि इसमें ऐसे ऑर्बिटल जिनके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद होता है वो एनर्जी में नीचे आ जाते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे इसमें कि आप इस जी को उठा के नीचे ले आए, नो, आप इसमें अलग बताएंगे, T2G में अलग और EG में अलग, ठीक है ना। फिर वो स्केयर प्लेनर वाली साइड पे चला जाता है, तो वो नहीं आपने बताना, ठीक है। तो ये एलोगेशन बेसिकली, दिस इज एन एलोगेशन। अब इसी तरह कंप्रेशन में अगर हम बात करें तो कंप्रेशन में हमने कहा था कि जो जी जिसमें ऐसे ऑर्बिटल जिनमें जी कंपोनेंट होगा वो एनर्जी में हायर चले जाएंगे, यानी उनकी एनर्जी ऊपर चली जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये इसके अपोजिट है। तो इसमें भी देखेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स। तो ऐसे कंपोनेंट जिनके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद नहीं है, विदाउट जी कंपोनेंट वाले, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसमें ये जो नीचे तीन होते हैं इसमें तो सिर्फ डी एक्स वाई ऐसा है ना जिसके अंदर जी कंपोनेंट नहीं है, तो डी एक्स वाई देखिए नीचे आ गया एनर्जी में, डी वाई जी डी जी एक्स एनर्जी में ऊपर चले गए, ठीक है, क्योंकि जी कंपोनेंट वाले की एनर्जी ज़्यादा हो जानी है तो उसने ऊपर चले जाना है एनर्जी में। और इसमें डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसमें जी कंपोनेंट मौजूद नहीं है तो ये एनर्जी में नीचे आ जाएगा। और डी जी स्केयर, इसमें वो जी कंपोनेंट मौजूद है तो ये एनर्जी में ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास है कंप्रेशन का केस, ओके। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि एलोगेशन के केस में क्या होना है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद है, यानी जेड मौजूद है जिनके अंदर, वो एनर्जी में नीचे आ जाएंगे। और जिनके अंदर जी कंपोनेंट मौजूद नहीं है यानी विदाउट जी ऑर्बिटल्स हैं, वो एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसे आप कहते हैं जॉन टालर डिस्टॉर्शन। और ये सिस्टम लीनियर तो नहीं थे ना, ठीक है ना। एक चीज़ होती है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल या परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, तो उसको आप कहते हैं कि वो लीनियर है, यानी उसमें सारी बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल है। लेकिन इन दोनों केसेस में बॉन्ड लेंथ भी कहीं ज़्यादा हो गई थी, कहीं कम हो गई थी, तो इस वजह से फिर यहाँ पे एलोगेशन होगी और कंप्रेशन होगी, ठीक है। तो ये सिंपल है। और कंप्रेशन में क्या होता है कि जी कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और जो ऐसे ऑर्बिटल जो विदाउट जी कंपोनेंट हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया उन्हें, ठीक है। और इससे यही चीज़ साबित हुई है कि स्टेबिलिटी और डीजेनरेसी आपस में किसी भी नॉन लीनियर सिस्टम में, दीज आर नॉन लीनियर सिस्टम, एलोगेशन एंड कंप्रेशन केस, and this one system which is a regular octahedral, this is not a non-linear system, it is a linear system, and in this system degeneracy and stability both are present. So there is no distortion, there is no John Taylor distortion. This is a distorted octahedral case. In this, distortion will occur because there is no stability, there is no degeneracy, and it is a non-linear system, and there is no symmetry. Obviously there will be their energy also decreases,
and I will tell about symmetry and decrease in energy in my next video. So please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. थैंक यू. मेरी फुल वीडियोस देखा करें. थैंक यू.